Hello friend, welcome to competitive physics. We are going to discuss the remaining question of the thermal property of the matter asked in IIT JEE. तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास तीन रॉड हैं, एक स्टील का रॉड है, ये स्टील का रॉड है, एक कॉपर का रॉड है और ये ब्रॉस का रॉड है। तीनों को यहाँ पे वेल्ड किया गया है ताकि ये वाई बन सके। तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया कॉपर, स्टील और ब्रास का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तीनों का लेंथ अलग है। कॉपर की लेंथ है 46 सेंटीमीटर, इसका 12 सेंटीमीटर, इसका है 13 सेंटीमीटर। कॉपर का एक एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरा एंड 80 पे है। स्टील का दूसरा एंड जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ब्रास का भी दूसरा एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो हमें बताना है ये जॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा। ये एक्चुअली प्योर कंडक्शन का केस है। जो हीट ट्रांसफर हो रहा है प्योर कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। तो कंडक्शन में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, Q इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर टी एच। आर टी एच क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ बाई थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया, एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका लेंथ ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो आर टी एच होगा ये कॉपर का कितना होगा, एल 46 सेंटीमीटर है। थर्मल कंडक्टिविटी दिया है 0.92 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया 4 है। इसी तरीके से अगर इसका स्टील का थर्मल रेजिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर और ये 0.26 इज द थर्मल कंडक्टिविटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर ब्रास का देखें थर्मल रेजिस्टेंस तो ये हो जाएगा लेंथ 13 और थर्मल कंडक्टिविटी 0.12 और एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास तीन। अच्छा ये देखिए यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा। यहाँ का जीरो है तो कुछ यहाँ बढ़ जाएगा, कुछ यहाँ पे बढ़ जाएगा। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल मान लीजिए V है और यहाँ पे V0 है और यहाँ पे V0 है। तो जो करंट यहाँ आएगा उसका कुछ पार्ट यहाँ पे चला जाएगा I1 और कुछ पार्ट I2 यहाँ पे आ जाएगा। सेम उसी तरीके से तो इसका मतलब जो यहाँ पे आया I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। इसी तरीके से ये जो Q हो कॉपर में, ये दैट विल बी इक्वल टू स्टील प्लस ब्रास। बस यही फंडा है। अब कॉपर से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, डेल्टा टी बाई आर टी एच। डेल्टा टी कितना है 100 माइनस टी बाई आर टी एच कितना है, ये 46 बाई 0.92 इंटू 4। ये किसके बराबर होगा, स्टील का। स्टील का डेल्टा टी कितना है, टी माइनस 0 बाई आर टी एच 12 बाई 0.26 इंटू 4 प्लस स्टील ब्रास का टी माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई ब्रास का आर टी एच है 13 बाई 0.12 इंटू 4। ये 4 हर जगह से कट जाएगा, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 200 माइनस 2t विल बी इक्वल टू 2t प्लस t। या यहाँ से जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब ज्वाइंट का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस आ गया। ज्वाइंट का टेम्परेचर आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये टेम्परेचर कहीं भी रख के हीट ट्रांसफर बता सकते हैं। मान लीजिए हमें बताना है कि कॉपर से कितना हीट ट्रांसफर हुआ, तो कॉपर का डेल्टा टी मतलब 100 माइनस 40 बाई कॉपर का आर टी एच 46 बाई 0.92 इंटू 4। तो ये हो गया हमारा 4.8 कैलोरी पर सेकेंड।
इतना हीट ट्रांसफर हो रहा है कॉपर से। ये दो भाग में बढ़ जाएगा आगे चल के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए शेल spherical radius r, atmospheric temperature T. The black body radiation inside it can be assumed as a ideal gas of photon with internal energy. मान लीजिए हमारे पास एक शेल है, ये स्फेरिकल शेल है और इसके अंदर ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का केस है। इसके अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में फोटान भरे हुए हैं, फोटान। तो फोटान को हम मान सकते हैं आइडियल गैस, ये आइडियल गैस है, इसको मान लेते हैं हम आइडियल गैस है, राइट। अब जो आइडियल गैस है इसका इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, U/V। ये इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। और प्रेशर दिया हुआ है 1/3 इंटू U/V, ये जो चीज़ दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ से हम लिख सकते हैं जो U/V है दैट इज K इंटू T⁴, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद। तो हम इसका मतलब हम P को लिख सकते हैं, P विल बी इक्वल टू 1/3 KT⁴। ये हो गया हमारा प्रेशर। अब जो कि हमें पता है PV इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू RT, PV इक्वल टू RT। तो ये हो जाएगा हमारा nRT/V विल बी इक्वल टू 1/3 KT⁴। ओके, और यहाँ से t को हम कैंसिल करें तो यहाँ पे T⁴ हो जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो जो हमारा ये होगा, इसको इधर ले आइए, तो 1/3 KT⁴ इंटू V बाई nR इक्वल टू 1। या हम सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं TQ इंटू वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट मान सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है इस सेल का, 4/3 πr3, ये वॉल्यूम है सेल का। और यहाँ पे दिया हुआ TQ इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं TQ इंटू 4/3 πr3 विल बी कांस्टेंट। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, TQ RQ विल बी कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं कि जो TQ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा RQ के, या T will be inversely proportional to the radius of the cell. T will be inversely proportional to the radius of the cell. Next question, a pendulum clock loss 12 seconds a day if pendulum temperature is 40 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो जो लॉस हुआ टाइम का, लॉस कितना हुआ, 12 सेकंड का। ओके, फिर दूसरे केस में कह रहा है कि ये लॉस अगर टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये जो गेन होगा, टाइम में गेन होगा, वो होगा 4 सेकंड। ये किसकी बात कर रहा है, 24 घंटे की। 24 घंटे मतलब 86,400 सेकंड होता है एक दिन में। अगर टेम्परेचर 40 है तो लॉस है 12 सेकंड, अगर टेम्परेचर 20 है तो लॉस है, गेन है 4 सेकंड का। और हमें थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा की वैल्यू बताना है, क्या होगा। तो देखो यहाँ हमें पता है T इक्वल टू 2π√L/G होता है टाइम पीरियड। मान लेते हैं लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया। लेंथ क्यों बढ़ेगा भाई, ये पेंडुलम का लेंथ है, इनिशियल लेंथ। ये बढ़ेगा क्यों, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा तो ये फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। यही तो होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर फाइनल लेंथ विल बी इंक्रीज। तो फाइनल लेंथ इंक्रीज कितना होगा, डेल्टा L विल बी इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा T, यही तो होगा।
ये इंक्रीज इन लेंथ। मान लीजिए लेंथ इंक्रीज किया है तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए टाइम पीरियड 2 पाई हो गया और 2 टी डैश है और लेंथ हमारा जो इंक्रीज हुआ वो हो जाएगा डेल्टा एल या 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कह सकते हैं बाई जी। तो टी डैश को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई, इस एल को बाहर निकाल लीजिए, एल बाई जी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, ये तो टी के बराबर था ना, तो टी डैश विल बी इक्वल टू टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 1/2 ये लिख सकते हैं, राइट। ये हमारा टी हुआ और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो जो हमारा टाइम लॉस्ट या गेन होगा, टाइम लॉस और टाइम गेन किसके बराबर हो जाएगा 1/2 अल्फा डेल्टा टी इंटू टाइम, मतलब कितने सेकंड में 12 सेकंड गेन हो रहा है, कितना टेम्परेचर पे 1/2 अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर है 40 डिग्री, टेम्परेचर है हमारा कितना 40 माइनस थीटा और ये किसमें 86,400 सेकंड। दूसरी बार 4 सेकंड का लॉस हो रहा है तो टेम्परेचर 1/2 अल्फा ये हो जाएगा थीटा -20 इंटू 86,400। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 40 माइनस थीटा बाई थीटा -20। तो यहाँ से थीटा भी आ जाएगा 25 डिग्री, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे जो टाइम होगा वो करेक्ट टाइम देगा। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा की वैल्यू किसी एक में रख लीजिए, मान लीजिए पहले में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 12/86,400 इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा 40 माइनस 25। तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा हमारा 185 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, 1.85 इंटू 10⁻20 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, मास कितना है कॉपर बॉल का 100 ग्राम है, इज केप्ट एट ए टेम्परेचर टी पर रखा गया, इट इज ड्रॉप्ड इन ए कैलोरीमीटर ऑफ मास 100 ग्राम। एक कैलोरीमीटर है जिसका मास है 100 ग्राम, उसमें ड्रॉप किया गया है, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, मास ऑफ फ्लूइड कितना है 170 ग्राम एट रूम टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज फाउंड टू बी, उसके बाद टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर हुआ वो है 75 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर बताइए कितना होगा, है ना, रूम टेम्परेचर बताना है। इसके लिए कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट गेन्ड विल बी इक्वल टू हीट लॉस्ट। कितना हीट लॉस हुआ कितना हीट गेन हुआ, हीट गेन किसके बराबर है, जो भाई इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जिसमें डाला गया उसका टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर मिल के 75 डिग्री सेल्सियस हुआ, बाकी रूम टेम्परेचर पे है, तो हीट गेन कितना होगा 100 इंटू 100 ग्राम है इंटू ये CP ऑफ कॉपर दिया हुआ है MCP 0.1 इंटू T-75 ये हीट
लॉस्ट हुआ, हीट गेन किसके द्वारा हुआ, जो वाटर फील्ड है प्लस कैलोरीमेट्री का मास, वो कितना है 100 इंटू 0.1 इंटू ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हो गया 45 डिग्री सेल्सियस प्लस 170 ग्राम फ्लूइड है, और फ्लूइड का जो स्पेसिफिक हीट है मान लीजिए 1 है, और इसका जो टेम्परेचर होगा वही इसी बराबर होगा 45। तो यहाँ से T-75 हो जाएगा हमारा 810। तो हम लिख सकते हैं जो टेम्परेचर फाइनल होगा वो कितना होगा 810 प्लस 75, ये हो जाएगा 885 डिग्री सेल्सियस है, 885 डिग्री सेल्सियस है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एंड एक्सटर्नल प्रेशर P इज अप्लाइड ऑन ए क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है और ये क्यूब है, क्यूब इस तरीके से बनता है, ये क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर चारों तरफ एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हर डायरेक्शन में एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया है ना। इसका इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज इक्वली कंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड, जिसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है कि अल्फा इज द लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। इफ यू वांट द क्यूब टू कम इन इट्स ओरिजिनल शेप बाय हीटिंग, व्हाट विल बी द टेम्परेचर, है ना। इसको कंप्रेस किया गया है, कंप्रेस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और अगर आप तो इसका कंप्रेशन की वजह से कुछ वॉल्यूम कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से वो ओरिजिनल शेप में आए, तो कितना डिग्री टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, हम अगर उसको डेल्टा पी कहें तो जैसे यहाँ पे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वैसे ये अगर ये हाइड्रोस्टैटिक का केस है, दिस इज ए केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या खास बात है, इन दिस कंडीशन प्रेशर चारों डायरेक्शन में लगता है, हर डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पे किसी एक डायरेक्शन में नहीं लग रहा है कि इस लेंथ कम हो जाए या विड्थ कम हो जाए, यहाँ पे चारों डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए वॉल्यूम कम होता है। तो वहाँ पे जैसे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेस इज ई इंटू सिग्मा, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन प्रेशर विल बी इक्वल टू के इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे क्या है, लीनियर स्ट्रेन है, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, यहाँ पे वेग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यहाँ पे स्ट्रेस है और यहाँ पे प्रेशर है। और सिग्मा वी किसके बराबर होगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के इक्वल टू डेल्टा पी बाई एप्सिलॉन वी, राइट। और ये चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू अल्फा, यानी अल्फा नहीं है, मान लीजिए वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हमारा गामा है, तो गामा डेल्टा टी हो जाएगा। जैसे अगर लीनियर चेंज इन लेंथ बाई इनिशियल लेंथ करते हैं तो कितना होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा क्या है, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है ना, और यहाँ गामा क्या है, यहाँ गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है। तो जो गामा होता है वो 3 टाइम अल्फा होता है। चलो मान लो ये क्यूब है, क्यूब का लेंथ ये कुछ बढ़ा, चौड़ाई कुछ बढ़ी, कुछ ऊंचाई बढ़ी, तो एक लेंथ ये हो गया L1, एक लेंथ L2, एक लेंथ L3 है, तो 3 हुए ना, तो तीन तीन लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मिलके एक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बनाते हैं। इसका मतलब गामा इक्वल टू अल्फा अल्फा अल्फा, है ना, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, L लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के बराबर होती है। तो यहाँ पे के को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई एप्सिलॉन बी को हम क्या लिख सकते हैं, गामा इंटू डेल्टा टी, ओके, गामा इंटू डेल्टा टी, या गामा को हम ये भी लिख सकते हैं
3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसको अगर ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू के। तो हमें डेल्टा टी बताना है, तो डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा पी बाई 3 अल्फा इंटू के।